नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यू लाइट नीट पे। माई सेल्फ सीपी शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स। तो बच्चों, FST 20 का पेपर डिस्कशन अभी अपन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है, पढ़ने का अधिकार सबको है और डॉक्टर बनने का अधिकार सबको है। तो बच्चों, आप लोग पढ़ते रहिए और सिंह सर के इस मुहिम में पार्टिसिपेट करिए और आप लोग आसानी से डॉक्टर बनिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो बढ़िया सा प्यारा सा छोटा सा पेपर है और मेरे ख्याल से आप सभी लोगों ने बहुत बढ़िया पेपर अटेम्प्ट किया होगा। तो बच्चों, पहला सवाल, टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मासेस आर रिवॉल्विंग। तो बच्चों, दोनों के मासेस बराबर हैं। तो अगर हम बात करें तो यहां से बच्चों दैट इज m1 इज इक्वल टू m2 बराबर m, दोनों के मास बराबर हैं। रिवॉल्विंग सर्कल ऑफ रेडियस r1 एंड r2। तो बच्चों, दोनों की रेडियसेस अलग हैं, r1 एंड r2। ठीक है। रिप्रेजेंट रिस्पेक्टिवली विद द सेम स्पीड। तो बच्चों, स्पीड भी सेम है दोनों की। तो v1 बराबर v2 इज इक्वल टू v। तो सबकी बच्चों स्पीड भी सेम है। द रेशियो ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्सेस। तो सेंट्रीपिटल फोर्सेस की अगर हम बात करें बच्चों, तो रेशियो ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्सेस, तो FC की अगर हम बात करें बच्चों, दैट इज mv²/r। तो यहाँ पर बच्चों मास भी सेम है, वेलोसिटी भी सेम है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो FC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो बच्चों अगर हम बात करें दैट इज F1/F2 इज इक्वल टू बच्चों R2/R1। ठीक है। तो R2/R1, तो हमारे सामने बच्चों अत्यंत आसान भाषा में आंसर प्रकट है और जो कि बच्चों फर्स्ट ऑप्शन है। एक आसान सवाल बच्चों, है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स का रेशियो पूछा था, वेलोसिटी सेम थी, मास सेम था, रेडियस अलग अलग थी। तो अगले सवाल की तरफ आते हैं बच्चों। अच्छा, ठीक है। नेग्लेक्टिंग द एयर रेजिस्टेंस, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज डिटरमाइंड बाय। तो बच्चों अगर हम बात करें एयर रेजिस्टेंस की, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो पहले लिखते हैं, अगर मान लेते हैं किसी प्रोजेक्टाइल को बच्चों यहाँ से u वेलोसिटी से फेंका गया जो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रही है। तो अगर हम बात करें इस u के दो कंपोनेंट आएंगे, दैट इज u cos थीटा, और बच्चों एक कंपोनेंट आएगा दैट इज u sin थीटा। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू t इज इक्वल टू बेटा 2u sin थीटा बाई g। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड u sin थीटा इज अ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो अगर मैं वर्टिकल कंपोनेंट के टर्म्स में लिखता हूं तो दैट इज 2 टाइम्स ऑफ u y बाई जी। दिस इज द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो बच्चों यहां पर ये u मतलब ये वेलोसिटी है v। ठीक है। तो यही बच्चों है फर्स्ट ऑप्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे बच्चों टाइम नहीं डिपेंड करता, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी पे। ये भी बच्चों नहीं पॉसिबल है और ये भी नहीं पॉसिबल है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज अ करेक्ट बच्चों। तो एक आसान सवाल बच्चों, 8 नंबर की आपकी आसान सी तैयारी हो गई है। चलो बच्चों, लेट्स मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3rd। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3rd। अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg मूविंग हॉरिजॉन्टली। तो बच्चों एक ब्लॉक है जिसका मास है 5 kg और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो बच्चों एक ब्लॉक ऑफ मास 5 kg मूविंग हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी 1.5 मीटर पर सेकेंड। इजंट इट ऑल ऑफ यू। तो बच्चों मास बच्चों 5 kg है और अ परपेंडिकुलर फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज अप्लाइड फॉर 4 सेकेंड। तो बच्चों एक परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं, ठीक है, और 5 न्यूटन का कितने सेकेंड के लिए, टाइम कितना है बच्चों उसका 4 सेकेंड है। ठीक है। तो यू हैव टू फाइंड द बच्चों फाइनल, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों आपको फाइनल पोजीशन निकालनी है। तो अगर हम बात करें तो y डायरेक्शन और x डायरेक्शन के मोशन को अलग अलग सॉल्व करते हैं। तो बच्चों दिस इज x एंड दिस इज y। तो x डायरेक्शन में बच्चों इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है ux बराबर बच्चों 1.5 मीटर पर सेकेंड एंड इनिशियल एक्सेलेरेशन इन x एक्सिस 0 है बच्चों, और इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन बच्चों 0 है आपकी, और एक्सेलेरेशन इन y डायरेक्शन तो a बराबर F/m। तो फोर्स कितना बच्चों 5 न्यूटन है और मास कितना बेटा 5 kg, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया एक्सेलेरेशन इन x डायरेक्शन में। तो बच्चों x डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो x डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो क्या आ जाएगा बच्चों
स्पीड इंटू टाइम, तो 5.4 इंटू 4 दैट इज 6 मीटर, इजंट इट ऑल ऑफ यू। और अगर हम वाई डायरेक्शन की बात करें तो एस वाई बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो हाफ ऑफ एक्सेलेरेशन बच्चों 1 है और यहाँ पर बच्चों टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, दैट इज 4 4 जा 16, तो 4 स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर की अगर मैं बात करूंगा तो एस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 1/2 16 दैट इज 8, तो ये बच्चों 8 मीटर आ जाएगा। तो हमारे पास इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर आफ्टर 4 सेकेंड बनेगा, दैट इज एस इज इक्वल टू दैट इज 6 आई कैप और प्लस का बेटा 8 जे कैप। तो यहाँ से अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो बच्चों 10 आ जाएगा, देख लो क्यों, तो एस मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 36 और प्लस 64 दैट इज 100, तो अंडर रूट ऑफ 100 इज इक्वल टू बेटा आ जाएगा दैट इज 10, isn't it all of you? तो राइट आंसर इज 1, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो पहला। नेक्स्ट मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 4th नंबर क्वेश्चन। आसान सवाल था बच्चों इसमें पॉइंट की बात क्या थी, पॉइंट की बात ये थी कि जिस डायरेक्शन का मोशन उसी डायरेक्शन की वेलोसिटी और उसी डायरेक्शन का एक्सेलेरेशन। एक्स के मोशन के लिए बच्चों एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी, एक्स डायरेक्शन का एक्सेलेरेशन रिस्पॉन्सिबल है, वाई डायरेक्शन के मोशन के लिए बच्चों वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी एंड वाई डायरेक्शन का एक्सेलेरेशन रिस्पॉन्सिबल है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 4, द स्लोप ऑफ मोमेंटम वर्सेस टाइम कर्व। तो मोमेंटम टाइम कर्व का स्लोप क्या देता है, एक्सेलेरेशन। तो बच्चों दिस सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल टू माइनस dp बाई dt, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड बच्चों फोर्स नॉट एक्सेलरेशन। तो यहां से बच्चों असर्शन इज रॉन्ग और एक्सेलरेशन इज गिवन बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो बच्चों a इज इक्वल टू दैट इज dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बच्चों रीजन इज करेक्ट एंड असर्शन इज फॉल्स, तो बोथ आर करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, एक्सप्लेनेशन गलत बात बच्चों। बोथ a एंड r ट्रू, तो ये भी गलत बात बच्चों। a इज ट्रू बट r इज फॉल्स, तो बच्चों a इज ट्रू, तो a हमारा क्या है, फॉल्स है बच्चों। और फोर्थ ऑप्शन में असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। तो बच्चों इस हिसाब से अगर हम बात करें तो 4 का 4। आसान सवाल था बच्चों, आसान भाषा में अगर हम बात करें तो अगली तरफ मूव करते हैं बच्चों। बहुत ही प्यारा सवाल, द ग्रामोफोन रिकॉर्डर रिवॉल्विंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। देखते हैं, बहुत ही जबरदस्त सवाल बच्चों, लॉजिकल सवाल इसको बोलते हैं बच्चों। ग्रामोफोन है बच्चों, ठीक है। तो ग्रामोफोन बच्चों हम लोगों ने पिक्चरों में देखा होगा, मूवीज में देखते हैं, मतलब ऐसे लगा के एकदम बढ़िया गाना सुन रहे हैं। तो देखते हैं बच्चों ध्यान से, तो रिवॉल्विंग अराउंड विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये ग्रामोफोन ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है। अ कॉइन इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम इट्स सेंटर ऑफ रिकॉर्डर। तो बच्चों यहां से r डिस्टेंस पे मैं एक क्वाइन रखता हूं, ठीक, यहां से r डिस्टेंस पे मैं एक क्वाइन रखता हूं, ठीक। आगे की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है इससे भी। Placed at a distance of r from the center of recorder, the static friction is mu। तो बच्चों यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे रखा है इस रिकॉर्डर का, म्यू है बच्चों, ठीक है। द स्टैटिक फ्रिक्शन इज म्यू, द क्वाइन विल रिवॉल्व विद रिकॉर्डर। तो किस कंडीशन पे बच्चों जो क्वाइन है वो रिकॉर्डर के साथ रिवॉल्व करेगा। तो इस सिचुएशन को बच्चों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में समझो। तो क्वाइन को रखा हुआ है बच्चों, क्वाइन अगर बाहर जाएगा तो किसकी वजह से जाएगा बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो बच्चों वो क्या होगा, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, ठीक है। और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, यहां पर लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसकी वैल्यू सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगी। अगर बच्चों फ्रिक्शन फोर्स हमारा बड़ा होगा और या बराबर होगा किसके, m ओमेगा स्क्वायर r के, क्या ये बात क्लियर है। और फ्रिक्शन कोफिशिएंट की अगर हम बात करें तो फ्रिक्शन फोर्स होगा क्या बच्चों, दैट इज म्यू एम जी के बराबर। तो म्यू एम जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r। तो बच्चों m से m कैंसिल, तो बच्चों r इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो यह आ जाएगा म्यू जी, और यह आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू बाई ओमेगा स्क्वायर r। तो बच्चों r इज ऑलवेज
ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू जी बाई ओमेगा स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू आर। तो ये जो वैल्यू आर से बड़ी होगी तभी बच्चों ये पॉसिबिलिटी बनती है जो ग्रामोफोन रिकॉर्डर पे जो कॉइन रखा हुआ है वो स्टेशनरी रहे, फिसल के बाहर ना जाए। रोकेगा कौन बच्चों? फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो कोई प्रॉबिलिटी नहीं बनती है कि वो बच्चों वहाँ पर रुक जाए। तो करेक्ट ऑप्शन बच्चों यहाँ पर अगर सही ऑप्शन मैच कराएंगे तो ये भी नहीं होगा बच्चों, क्योंकि इसमें आर ग्रेटर है, म्यू जी बाई ओमेगा स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू आर होना चाहिए। तो इस कंडीशन में अगर हम बात करें तो दिस इज करेक्ट ऑप्शन। ये भी सही है, ये भी सही है बच्चों, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट ये है, क्योंकि अगर बराबर भी होगा तब भी कॉइन स्टेबल रहेगा और ज़्यादा होगा तब तो रहेगा। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? तो बहुत ही प्यारा सवाल बच्चों, बहुत ही प्यारा सवाल। तो बच्चों फिफ्थ का फोर्थ ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। तो अगर हम बात करें टू आइडेंटिकल स्फीयर ऑफ बॉल मास m रेडियस r आर स्टक बाई टू एंड ऑफ अ रॉड ऑफ लेंथ 2r मास m। तो बच्चों इसका भी मास m है और दोनों स्फीयर का मास m है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू द परपेंडिकुलर। तो बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया की सबसे बढ़िया खासियत क्या है कि दो ही थ्योरम है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और सब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला। तो बच्चों ये स्फीयर है और स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 2/5 mr स्क्वायर। तो बच्चों इसकी सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? इसकी एक्सिस के अबाउट बच्चों दैट इज 2/5 mr स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर है? अब इसको शिफ्ट करा के बच्चों यहाँ पर लाना है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? दैट इज 2/5 mr स्क्वायर। तो बच्चों अगर हम बात करते हैं तो शिफ्ट करके यहाँ तक लाते हैं तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये r पहले से, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 2r के बराबर। तो देखो बच्चों 2/5 mr स्क्वायर तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, प्लस का m इंटू डी स्क्वायर। तो बच्चों मास था स्फीयर का m और प्लस डी स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? 2r स्क्वायर। वही सेम काम बच्चों इसके साथ करते हैं। तो 2/5 mr स्क्वायर प्लस का बच्चों m इंटू 2r स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर है? तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे बच्चों दैट इज 2/5 mr स्क्वायर प्लस का 4 mr स्क्वायर प्लस का 2/5 mr स्क्वायर और प्लस का बच्चों 4 mr स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? दैट इज 2/5 mr स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से अगर हम बात करेंगे पहले 4 और 4 8, तो 2/5 mr स्क्वायर प्लस का 2/5 mr स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से आ जाएगा दैट इज 8 mr स्क्वायर और 2 कितना हो जाएगा? दैट इज 4/5 mr स्क्वायर प्लस 8 mr स्क्वायर। तो जाएगा 8 4 जा 40 और तो जाएगा 44/5 mr स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर है? तो 44/5 mr स्क्वायर, तो क्या ये सही आंसर है? नहीं। क्यों नहीं सही है बच्चों? क्योंकि अभी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन ने इसमें जोड़ा नहीं है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का भी जोड़ लेते हैं 44/5 mr स्क्वायर और प्लस का बच्चों ml स्क्वायर बाई 12। ठीक है बच्चों, तो अगर हम बात करें तो क्या आ जाएगा? प्लस का ml स्क्वायर बाई 12। तो ml कितना बेटा? दैट इज 2r स्क्वायर बाई 12। तो बच्चों अगर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 45 mr स्क्वायर बाई 5 प्लस का ये जाएगा 4 mr स्क्वायर बाई 12। तो यहाँ से अगर हम बात करें बच्चों तो 4 3 जा 12 3। तो बच्चों इसमें क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं बराबर करने के लिए। तो इसमें बच्चों 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 इंटू 44 बाई 15 और प्लस का बेटा यहाँ पर 5 से, तो 5 इंटू 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और प्लस का इंटू बेटा mr स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर है? तो अगर हम बात करेंगे कितना आ जाएगा? दैट इज 44 इंटू 3,
तो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और 12 1 13 और बच्चों 5 जोड़ देंगे तो कितना रहेगा 137। तो आंसर आ जाएगा बच्चों 137/15 इज अ करेक्ट आंसर। और ऑप्शन मैच कराते हैं तो देखते हैं बच्चों, तो आंसर आया दैट इज 137/15 mr²। तो थर्ड ऑप्शन बच्चों। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चों कैलकुलेटिव था, कैलकुलेशन आसान भी कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अ पार्टिकल इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, फोर्स बच्चों दे रखा है F बराबर माइनस ऑफ kx, F बराबर बच्चों kx दे रखा, F बराबर kx इज एक्टिंग, k इज पॉजिटिव, u इज 0 एज सोन इन ग्राफ। तो बच्चों u इन फंक्शन ऑफ एनर्जी, तो बच्चों u चाहिए अपन को। तो बच्चों पोटेंशियल ये डिफाइन होती है किसके लिए, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। पोटेंशियल ये डिफाइन किसके लिए होती है, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। तो Fc बराबर बच्चों माइनस du/dx, Fc बराबर माइनस du/dx। तो du बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस का Fc इंटू dx। तो du इज इक्वल टू Fc कितना बेटा है, माइनस ऑफ kx इंटू dx। इंटीग्रेट कर देते दोनों तरफ बच्चों। तो अगर हम बात करेंगे तो du बराबर du तो हो जाएगा माइनस का हाफ ऑफ kx²। तो हाफ ऑफ kx² की अगर हम बात करेंगे तो बच्चों x² का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो x² का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो इसमें बच्चों पॉजिटिव है, पैराबोलिक फंक्शन है, तो ये नहीं हो सकता, ये तो स्ट्रेट लाइन है, लीनियर है ये। तो थर्ड ऑप्शन बच्चों। तो 7th का बच्चों थर्ड ऑप्शन। बहुत ही बढ़िया सवाल। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की। बहुत ही प्यारा सवाल है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्या बोल रहा क्वेश्चन नंबर 8। A satellite is moving with constant velocity v in circular orbit। तो बच्चों एक सैटेलाइट है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है इन सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है। तो मान लेते हैं एक सैटेलाइट है जो कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है इन सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है। इतनी बात बोल दी, आगे बढ़ते हैं। An object of mass m is ejected from satellite such that it just escape the gravitational pull of earth। तो बच्चों एक मास m को रिलीज करते हैं सैटेलाइट से, जो क्या करता है कि इस ग्रेविटेशनल पुल को, जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है, यहाँ पर अर्थ होगी, तो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को बच्चों, तो जाहिर सी बात है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो v बराबर बच्चों होगा दैट इज √gm/r। तो बच्चों ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है। अब अगर हम बात करें बच्चों ये r डिस्टेंस पे होगा यहां से, तो अगर इनिशियली इसके पास कोई ना कोई बच्चों काइनेटिक एनर्जी होगी और कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी, इनिशियल एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं, बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल और प्लस का पोटेंशियल एनर्जी फाइनल बच्चों। तो जब स्केप कर जाएगा तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो। इनिशियली बच्चों इसके पास कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होगी, माइनस का Gm/r, ठीक, बराबर बच्चों जीरो। तो अगर हम बात करेंगे तो पूछा गया टाइम रिजेक्टेड, काइनेटिक एनर्जी पूछी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, माइनस का Gm को बच्चों कैपिटल M लिखा डिवाइड बाई r। तो ये बच्चों प्लस हो जाएगा, इधर जाने के बाद में 0 + 0 होगा, दोनों 0 हो जाएंगे। तो अगर हम बात करें बच्चों तो Gm/r क्या लिखा, v लिखा हुआ है बच्चों, तो k इज इक्वल टू √Gm/r का होल स्क्वायर इंटू बेटा m। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो k बराबर आ जाएगा दैट इज m इंटू वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी बच्चों m इंटू वी स्क्वायर। v बच्चों वेलोसिटी है। तो 8 का बच्चों सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, इफ W1, W2, W3 आर
represented by work done in moving a particle from A to B, 3 different path 1 2 3 respectively. तो in the gravitational field a point mass m, करेक्ट रिलेशन। तो बच्चों ग्रेविटेशनल फील्ड कैसा फोर्स है? ग्रेविटेशन फोर्स एक कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है। और बच्चों कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क होता है वो पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क होता है वो पाथ से बच्चों इंडिपेंडेंट होता है, पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है। इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। और कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही बच्चों पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है। तो ये जाहिर सी बात है बच्चों, W1 बराबर W2 बराबर W3। तो बच्चों ये एक आसान सा सवाल था जो आपके लिए दिया गया था कि आप आसानी से अपने स्कोर को बूस्टअप कर सकें। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है बच्चों इसका। सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10 बच्चों, और इसमें बच्चों आपको सावधानी बरतनी है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो बच्चों एक एक्सप्रेशन दे रखा है, इधर लिखता हूं, बोर्ड पूरा जरूरत पड़ेगी। x बराबर बच्चों दे रखा है 5yz²। तो बच्चों दे रखा है 5yz², ठीक है। तो अपन को चाहिए x एंड y द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ y? तो बच्चों y की डायमेंशन क्या होगी? तो वी कैन राइट दैट y इज इक्वल टू x बाई 5z²। क्या ये बात क्लियर है? तो बच्चों अगर हम बात करें कैपेसिटेंस, तो Q इज इक्वल टू बच्चों होता C इंटू वी। Q इज इक्वल टू, तो C इज इक्वल टू बेटा क्या Q बाई वी हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है, आगे इसका यूज करेंगे। और बच्चों कैपेसिटेंस एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो F बराबर बच्चों होता है दैट इज Q वी बी। तो B की वैल्यू यहां से पुट करेंगे, B बराबर बच्चों F बाई Q इंटू वी, वेयर V इज वेलोसिटी बच्चों और यहाँ पर पोटेंशियल है, ठीक है। तो देखते हैं, चलो वैल्यू पुट करते हैं। तो y बराबर आ जाएगा बच्चों, x क्या है? x हमारा है बच्चों कैपेसिटेंस, तो आ जाएगा दैट इज Q बाई V। तो इसको बच्चों लिखते हैं W बाई Q। तो Q को सब जगह पे स्मॉल q से डिनोट करते हैं। तो Q क्या है बच्चों? चार्ज। और पोटेंशियल क्या होता है? वर्क पर यूनिट चार्ज, W बाई Q। तो यहाँ पर हमने ये बात कर ली बच्चों। अब डिनोमिनेटर में अगर हम बात करें बच्चों तो Z² आएगा। तो Z² आएगा बच्चों तो क्या आ जाएगा? F² आ जाएगा। ऊपर की तरफ आ जाएगा Q² और इंटू बेटा V²। अब इसमें सबकी डायमेंशन अपन को पता है। तो y बराबर हो जाएगा बच्चों Q की पावर 4 V², W वर्क है और ये बच्चों F²। चलो रखते हैं सबकी डायमेंशंस और इसको फाइनलाइज करते हैं। तो y इज इक्वल टू चार्ज का डायमेंशन बच्चों a, तो a की पावर 4, t की पावर 4 और वेलोसिटी बेटा lt माइनस 2, तो lt माइनस 2 डिवाइड बाई वर्क बच्चों एनर्जी के डायमेंशन बराबर m L2 t माइनस 2, फोर्स स्क्वायर तो ML t माइनस 2, तो ML2 t माइनस 4। तो देख लेते बच्चों क्या क्या खत्म हो रहा। तो t माइनस 2 L² खत्म बच्चों, ठीक है। तो बच्चों यहां से अगर हम बात करेंगे, अब सबको ऊपर लेके आते, थोड़ा सा तसल्ली से सवाल को करना है बच्चों। ये 1 है और 2 है, तो m की पावर बच्चों ऊपर आ जाएगा -3। तो कहाँ कहाँ पर है? तो बच्चों ऑप्शन चाहे तो अभी अपन टिक कर सकते हैं, थर्ड ऑप्शन, लेकिन पूरा करते हैं। तो बच्चों m का काम खत्म हो गया, l बचा। तो l बच्चों -2 ऊपर जाएगा, l -2 ऊपर जाएगा। और बच्चों ये t बच्चों +4 बनेगा, +4, तो बच्चों t 8 हो जाएगा और a तो 4 है ही। मैच कराओ बच्चों ऑप्शन, और मेरे ख्याल से जो ऑप्शन अपन पहले मार्क कर चुके हैं वही होगा, दैट इज थर्ड ऑप्शन, ठीक है। ब्रेक करो बच्चों क्वेश्चन को, जहां तक तुम्हें डायमेंशन आती हैं वहीं पर सॉल्व करो, ठीक है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज गिवन U बराबर
ए माइनस बी एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो F बराबर बच्चों माइनस डी यू बाई डी एक्स। तो F बराबर बच्चों माइनस साइन बाहर लेते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन 0, यह आ जाएगा माइनस का 2 टाइम्स ऑफ बी एक्स। तो F बराबर बच्चों इक्वेशन आ जाएगी दैट इज 2bx, और 2bx की अगर हम बात करें तो फोर्स की प्रोपोर्शनलिटी पता करना। फोर्स एक्टिंग ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, नहीं इन्वर्सली भी नहीं। बच्चों ध्यान से देना, ध्यान से देखना बच्चों, हो सकता है आपने यहाँ पर बच्चों माइनस साइन मिस किया हो, तो बच्चों साइन याद करके रखिए, वहाँ पर बच्चों कहानी पलट जाएगी, ठीक है ना। तो 11 का बच्चों सेकेंड ऑप्शन। मूविंग टूवर्ड्स बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों एक बहुत ही प्यारा सवाल है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी गिवन एक्सिस, तो बच्चों दे रखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी गिवन एक्सिस, तो 1.2 kg पर kg mr स्क्वायर, तो m इंटू आर स्क्वायर, तो m मीटर स्क्वायर, ठीक है। इनिशियली बॉडी इज एट रेस्ट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी दे रखी बच्चों के बराबर दे रखा है कितना, 1500 जूल, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। एंड एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा दे रखा है बच्चों दैट इज 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो पूछ रहा है मस्ट बी अप्लाइड अबाउट द एक्सिस ड्यूरेशन, तो बच्चों इतनी काइनेटिक एनर्जी पानी है, तो कितना बच्चों आपको, तो फाइनल ओमेगा पता करते हैं। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बच्चों हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो हाफ आई, तो काइनेटिक एनर्जी कितने बेटा 1500 है, 1500, हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा 1.2 है, और यहाँ से बच्चों निकालते हैं ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 0, इधर आ जाएगा, और इधर से अगर हम बात करेंगे 2 तो आ जाएगा 6, है ना, और इधर आ जाएगा बेटा 1500, तो 1500 और एक 0 इधर भेज दिया बच्चों, बाई 6 बराबर ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे 5 3 जा 15 और 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6, तो बच्चों आ जाएगा 2500। ओमेगा स्क्वायर बच्चों आ गया 2500, तो ओमेगा बराबर बच्चों आ जाएगा 50। अब ओमेगा आ गया बच्चों अल्फ़ा दे रखा है, तो ओमेगा बराबर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी। तो बच्चों ओमेगा दे रखा है 50, ओमेगा नॉट 0 है, अल्फ़ा एंगुलर एक्सेलेरेशन 25 है, टी, तो बच्चों टी बराबर मेरे ख्याल से 2 सेकेंड आ जाएगा। तो सही ऑप्शन मैच कराइए बच्चों, मेरे ख्याल से 12 का सेकेंड ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 12 का बच्चों सेकेंड ऑप्शन, क्या ये सही है? देखिए जरा बच्चों ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 12 का सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, द ग्राफ बिहेवियर ऑफ लेंथ ऑफ वायर इन रीजन विथ सब्सटेंस ओबेज हुक्स लॉ पी एंड क्यू। तो बच्चों तुम्हें पता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, ठीक है। तो P एक्सटेंशन है और E बच्चों इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। अगर हम 13 की बात करें तो P बच्चों एक्सटेंशन है और Q क्या है बच्चों, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, गिवन द मास ऑफ द मून इज, तो मास ऑफ द मून बच्चों, मास ऑफ द मून 181 टाइम्स 1/81 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ, एंड रेडियस ऑफ द मून इज 1/4 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। द एस्केप वेलोसिटी इज 11.2। तो बच्चों एस्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला दैट इज √2gm/r। क्या ये बात सही बच्चों?
escape वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है दैट इज अंडर रूट 2 जी एम बाई आर। तो वी ई इज इक्वल टू अंडर रूट 2 जी एम ई बाई आर ई। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? तो अंडर रूट 2 जी एम ई बाई आर ई है, तो वी ई escape वेलोसिटी फॉर द मून, तो क्या हो जाएगा बच्चों? वी एम escape वेलोसिटी फॉर द मून निकालते हैं बच्चों, दैट इज अंडर रूट 2 जी मास ऑफ द मून बच्चों अर्थ के टर्म में 1/81 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ, और बच्चों अगर हम बात करेंगे तो रेडियस तो 1/4 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। तो बच्चों अगर हम बात करेंगे तो escape वेलोसिटी ऑफ द मून बराबर बच्चों दे रखा हुआ है, यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो क्या रहेगा? दैट इज अंडर रूट 2 जी एम ई बाई आर ई, और रूट से बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा बच्चों 2/9। और ये क्या लिखा हुआ है बच्चों? 2 जी एम ई बाई आर ई की वैल्यू दे रखी है, तो वी एम बराबर 11.2 इंटू 2/9। तो बच्चों आ जाएगा दैट इज 22.4/9। 22.4/9 की अगर हम बात करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आ रहा बच्चों, 9 2 जा 18 और 9 3 जा 27, तो 2.5 के आसपास बच्चों थर्ड ऑप्शन। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे आ जाएगा बच्चों 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड। मूविंग टूवर्ड्स बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 16। अच्छे सवाल हैं बच्चों सारे के सारे, ठीक है। 13 14 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों, द इन सोलर सिस्टम विच इज कंजर्व बच्चों काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल ये बच्चों चेंज होता है, एंगुलर वेलोसिटी, तो टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज रिमेन कंजर्व। तो बच्चों 15 हो गया। हाँ, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m चार्ज क्यू एक्सीलरेट। तो बच्चों एक चार्ज पार्टिकल है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सीलरेट करता है। तो बच्चों इसका मास m है और इस पर चार्ज q है, तो फोर्स कितना लगेगा? q इंटू ई के बराबर। क्या ये बात क्लियर है? और एक्सेलेरेशन कितना आएगा? दैट इज क्यू ई बाई एम के बराबर, ठीक है। इट एक्सेलरेट फ्रॉम द रेस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द वेलोसिटी एक्वायर्ड व्हेन इट कवर डिस्टेंस l। तो बच्चों जब ये l लेंथ कवर कर लेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स ऑफ a इंटू एस। तो फाइनल वेलोसिटी बच्चों पता करना है। इनिशियल वेलोसिटी बच्चों 0 है, 2 टाइम्स ऑफ a कितना है बेटा? दैट इज क्यू ई बाई एम, और s कितना है बेटा? क्या l के बराबर है? तो अगर हम बात करेंगे बच्चों तो v बराबर आ जाएगा दैट इज 2QEL बाई एम की पावर 1/2। तो क्वेश्चन नंबर 16 का बच्चों फर्स्ट ऑप्शन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक आसान सवाल था बच्चों, क्या दे रखा था? इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी थी। इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल है Q जिसका चार्ज है मास m है और रेस्ट से एक्सीलरेट करता है, बताओ L डिस्टेंस कवर करने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? बस सिंपल सा सवाल था, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों, इन एन ऑर्गन पाइप क्लोज एट वन एंड। तो बच्चों एक ऑर्गन पाइप है क्लोज एट, तो ये P1 है बच्चों, और वन एंड वाइब्रेटिंग इन फर्स्ट ओवरटोन। तो ये बच्चों ये फर्स्ट ओवरटोन में वाइब्रेट कर रहा है। तो फर्स्ट ओवरटोन तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन चाहो तो मैं सीधे फॉर्म में लिख सकता हूँ। और बच्चों जो दूसरा पाइप है P2 इज ओपन एट बोथ एंड, तो P2 बच्चों ओपन एट बोथ एंड होगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे बनेगा, इसमें बच्चों ऐसे बनेगा। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन 17 का बच्चों आ जाएगा, दैट इज 17 क्वेश्चन है। तो इसका बच्चों अगर हम बात करें तो बच्चों इसमें क्या बनेगा? λ/4, और ये बनेंगे बच्चों लेंथ कितनी हो जाएगी? L के बराबर।
तो यहाँ से अगर हम बात करें तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन आ जाएगा दैट इज V/4L। क्या आ जाएगा बच्चों? और इस केस में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन F0 क्या आ जाएगा बच्चों? क्या V/2L आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये फर्स्ट ओवरटोन में है, तो फर्स्ट ओवरटोन में होगा तो बच्चों क्या होगा? तो फर्स्ट ओवरटोन में होगा तो सेकेंड हार्मोनिक होगा, तो F3 बराबर बच्चों आ जाएगा दैट इज 3V/4L। ठीक, इसकी लेंथ L1 मान लेते हैं, इसकी लेंथ L2। और बच्चों दिस इज वाइब्रेटिंग इन थर्ड ओवरटोन, तो अगर थर्ड ओवरटोन तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी बच्चों? क्या 4 होगी? तो हो जाएगा 4V/2L2। अब बच्चों दोनों को डिवाइड कर देते हैं, आंसर निकाल लेते हैं। लेंथ का रेशियो पूछा गया है, तो बच्चों दैट इज 3V/4L1 बराबर बच्चों 4V/2L2। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो बच्चों तो 2 2 जा 4, V से V चला गया बच्चों, तो L1/L2 आएगा दैट इज 3:8। L1/L2 आएगा बच्चों दैट इज 3:8। अच्छा सवाल था, ट्यूनिंग फ्रॉक सेम है। तो 17 का बच्चों थर्ड ऑप्शन। ठीक है, 17 का थर्ड ऑप्शन। एट दैट इंस्टेंट द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिंपल पेंडुलम, तो दे रखा हुआ बच्चों स्पीड विल बी मैक्सिमम एट टाइम t। तो बच्चों dx/dt, तो dx/dt बराबर क्या करेंगे? v करेंगे, तो v करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा? दैट इज माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा t प्लस π/4। तो बच्चों अगर हम बात करें ये मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी? जब ये कोफिशिएंट मैक्सिमम होगा। तो इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी बेटा? साइन थीटा बराबर 1, साइन थीटा बराबर 1। तो थीटा बराबर कितना बच्चों? π/2। तो ओमेगा t प्लस π/4 बराबर बच्चों π/2। तो यहाँ से ओमेगा t π/2 माइनस π/4, तो बच्चों 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे बच्चों ओमेगा t बराबर बच्चों आ जाएगा दैट इज π/4। तो t इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों π/4 ओमेगा, t इज इक्वल टू π/4 ओमेगा। तो बच्चों क्या फर्स्ट ऑप्शन होगा? बिल्कुल सही जवाब बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर बच्चों 19, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी की पावर। तो अगर हम बात करें dt/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बच्चों सराउंडिंग टेम्परेचर। तो अगर हम बात करें तो ये बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इसकी पावर कितना होगा बच्चों? 1। द डेल्टा टी ये डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बाय बॉडी एंड सराउंडिंग इज इक्वल टू बच्चों तो 1। एन की वैल्यू बच्चों क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो फर्स्ट ऑप्शन गाइस क्वेश्चन नंबर 19 के बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, अ गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। तो बच्चों देखते हैं ध्यान से, ग्राफ से करते हैं। इसका बनाता हूं बच्चों पीवी ग्राफ। तो हम सबको पता है बच्चों एडियाबेटिक ग्राफ का स्लोप क्या होता है बच्चों? ज़्यादा होता है और आइसोथर्मल का कम। तो बच्चों अगर हम बात करें कंप्रेस करते तो इनिशियल वॉल्यूम मान लेता हूं बच्चों v है, और बाद में बच्चों हो गया V0/2। तो दो प्रोसेस, तो बच्चों एक आइसोथर्मल और दूसरा एडियाबेटिक। तो एडियाबेटिक ऊपर होगा बच्चों, तो एडियाबेटिक का बच्चों स्लोप क्या होगा? ज़्यादा होगा। और एडियाबेटिक का स्लोप ज़्यादा हो तो एडियाबेटिक ग्राफ ऊपर होगा। तो बच्चों इसका एरिया ज़्यादा आएगा, और इसका एरिया ज़्यादा आएगा तो वर्क डन भी ज़्यादा आएगा। तो देख लो बच्चों, द कंप्रेसिंग ऑफ गैस आइसोथर्मली रिक्वायर्ड मोर वर्क, नहीं, कंप्रेशन ऑफ गैस थ्रू एडियाबेटिकली प्रोसेस रिक्वायर्ड मोर वर्क। तो क्या बच्चों एरिया उसमें ज़्यादा तो वर्क डन ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 20 का बच्चों सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, तो बच्चों डिग्री ऑफ फ्रीडम,
तो अगर हम बात करें तो Cp बाई सी वी इज इक्वल टू बच्चों दे रखा हुआ है गामा इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो बच्चों तो ये 1 प्लस एफ आर बाई 2, 1 प्लस 2 बाई एफ, तो इन डिग्री ऑफ फ्रीडम बच्चों, ठीक है। तो Cp बाई सी वी, तो गामा की वैल्यू होती है द रिलेशन बिटवीन गामा एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो गामा इज इक्वल टू बेटा 1 प्लस 2 बाई एफ। एफ क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। 1 प्लस 2 बाई एन, एन। सेकेंड ऑप्शन बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22, अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है 4 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, मास दे रखा है उसका बच्चों कितना है? दैट इज 3.5 kg, ठीक है। फॉल फ्रॉम अ हाइट 2000 मीटर अ माउंटेन एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो फॉल करता तो बच्चों इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी क्या होगी? दैट इज mgh। तो मास कितना बच्चों है? 3.5 kg। जी कितना बेटा? 10। और हाइट कितना है? 2000 मीटर, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट जस्ट बिफोर हिटिंग द स्नो इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ मास टू रेस्ट इमीडिएटली, ठीक है। तो मास पूछा गया है, तो बच्चों लैटेंट हीट कितनी दे रखी? ml। तो जाएगा 3.5 इंटू 10⁵ और ये आ गया मास। तो मास पूछा है कितना बच्चों मेल्ट होगा। तो एम डैश की अगर हम बात करेंगे बच्चों, 3 से 3.5 कैंसिल, तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो 4 है, तो एम डैश बराबर आ जाएगा बच्चों दैट इज 0.2 kg। लेकिन आंसर बच्चों केजी में एक दे रखा वो 2, वो मैच नहीं कर रहा है। बाकी ग्राम में तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एम डैश बराबर बच्चों आ जाएगा दैट इज 0.2 इंटू 1000 इज इक्वल टू बच्चों आ जाएगा दैट इज 200 ग्राम्स। सही ऑप्शन मैच करा लीजिए बच्चों, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, तो बच्चों अगर हम बात करें तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये लिक्विड में लेविएट कर रही है, ठीक है। अ जार फिल्ड विद 2 नॉन मिक्सिंग लिक्विड्स 1 and 2 हैविंग डेंसिटी ρ1 and ρ2, अ सॉलिड बॉल मेड ऑफ द मटेरियल ऑफ डेंसिटी ρ3, ठीक है। अगर हम बात करेंगे तो इट्स ड्रॉप्ड इन द जार, इट कम्स इक्विलिब्रियम एट पोजीशन एज शोन इन फिगर। तो बच्चों ये जो ऑब्जेक्ट है ये आधा बच्चों ऊपर डूबा हुआ है आधा, तो अगर हम बात करें तो बैलेंस कर रहा होगा v ρ3 इंटू जी बराबर, आधा ऊपर है बच्चों तो v बाई 2 टाइम्स ऑफ ρ1 इंटू जी प्लस का बच्चों v बाई 2 टाइम्स ऑफ ρ2 इंटू जी। तो अगर हम बात करें तो v कैंसिल, g कैंसिल, v कैंसिल, g कैंसिल, सबसे v g कैंसिल हो गया। तो ρ3 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ थर्ड, तो ρ1 प्लस ρ2 बाई 2। तो बच्चों अगर हम बात करें तो जो थर्ड वाली डेंसिटी होगी ρ2 तो बच्चों ज़्यादा होगा, ठीक है, और ρ3 बच्चों इन दोनों के बीच में होगा। तो 23rd की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 23rd का बच्चों थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 बच्चों, अ सर्टेन मेटेलिक सरफेस इल्यूमिनेटेड बाय द वेवलेंथ लैम्डा स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है। तो बच्चों अगर हम बात करें एच बाई लैम्डा आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, तो E इज इक्वल टू बेचा फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी, फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा बराबर एच सी बाई लैम्डा नॉट, और यही बच्चों काइनेटिक एनर्जी स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर होता है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज 3v0, तो बच्चों 3v0 दे रखा हुआ है, ठीक है। इफ द सेम सरफेस इल्यूमिनेटेड बाय 2 लैम्डा, तो एच सी बाई 2 लैम्डा इज इक्वल टू बच्चों एच सी बाई लैम्डा नॉट, और इस समय स्टॉपिंग पोटेंशियल बच्चों दे रखा है v0 के बराबर। तो पूरी इक्वेशन को बच्चों 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 3 से, इधर भी 3 से, और इधर भी 3 से, और बच्चों सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो ये v0 कैंसिल,
तो हमारे पास नया एक्सप्रेशन क्या है बच्चों, दैट इज HC बाई लैम्डा माइनस का 3HC बाई 2 लैम्डा बराबर बच्चों यहां पर आ जाएगा दैट इज HC बाई लैम्डा नॉट और माइनस का 3HC बाई लैम्डा नॉट। तो यहां से अगर हम बात करें बच्चों तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते ऊपर नीचे, तो ये आ जाएगा बच्चों माइनस का HC बाई 2 लैम्डा बराबर बच्चों आ जाएगा माइनस का 2HC बाई लैम्डा नॉट। तो बच्चों HC से HC कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो अगर हम बात करें तो लैम्डा नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा दैट इज 4 टाइम्स ऑफ लैम्डा। तो ऑप्शन मैच करा लो, देखो बच्चों कौन सा सही है। तो 4 लैम्डा, लैम्डा बाई 4 नहीं होगा, लैम्डा बाई 6 नहीं होगा, 6 लैम्डा नहीं होगा, 4 लैम्डा। आखिरी सवाल बच्चों, इन ज्वाइनिंग द करंट वोल्टमीटर हुज रीडिंग इज 0, तो कौन से वोल्टमीटर की रीडिंग 0 होगी? तो एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस। तो बच्चों रेजोनेंस के टाइम पर हमारा एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाता है। रेजोनेंस के टाइम पर बच्चों हमारा एक्सएल बराबर एक्सी और वीएल बराबर बच्चों वीसी और एक लीडिंग बच्चों एक नया। तो इंडक्टर में बच्चों पोटेंशियल लीडिंग नेचर का होगा, कैपेसिटर में लैगिंग नेचर का होगा। तो एक 90 डिग्री लीड कर रहा होगा, एक 90 डिग्री लैग कर रहा होगा। तो बच्चों और इन दोनों की इंडक्टर और कैपेसिटर की रीडिंग अगर हम लेंगे क्यूमुलेटिव तो बच्चों वो क्या आएगी 0। तो यहाँ पर बच्चों V1 लगा हुआ है इंडक्टर के अक्रॉस, V2 लगा हुआ कैपेसिटर के अक्रॉस और V3 बच्चों रजिस्टर के अक्रॉस लगा हुआ है और V5 तो सारे सिस्टम के लॉग। लेकिन V4 जो बच्चों हैं वो कैपेसिटर और इंडक्टर के अक्रॉस लगा हुआ है। तो मेरे ख्याल से बच्चों V4 की रीडिंग 0 आएगी और सही ऑप्शन होगा बच्चों 4th। ठीक है बच्चों, तो ये तुम्हारा FST 20 का 1 से 25 तक का डिस्कशन हुआ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अच्छा किया होगा, सवाल अच्छे थे, 1-2 सवाल थोड़े से कैलकुलेटिव थे। तो संयम बनाकर रखिए पेपर में और अच्छे से प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, ठीक है, और पढ़ते रहिए। इसके क्या आगे का डिस्कशन देखिए जरूर। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फिजिक्स का डिस्कशन आपने 1 से 25 तक देख लिया। अब आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 to 50। तो क्वेश्चन नंबर 26 में दे रखा है, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लेंज लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो लेंज लॉ है वो यहाँ पर बताना है, उसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। पहला है द इंड्यूस ईएमएफ इज नॉट इन द डायरेक्शन अपोजिंग द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स के जो अपोज करेगा उस डायरेक्शन में नहीं होगा, तो ये तो गलत हो गया। इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन जो होता है अपोजिंग डायरेक्शन में होना चाहिए, है ना। जो डायरेक्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने के डायरेक्शन के अपोजिट में होना चाहिए। तो इन्होंने बोला नॉट इन डायरेक्शन, तो इसलिए गलत है। दूसरा ऑप्शन, द रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड मैग्नेट प्रोड्यूस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये बात सही है। अगर कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव डिस्टेंस या उनके बीच में रिलेटिव मोशन होगा तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, तो ये बात सही है। ओनली द मैग्नेट शुड बी मूव टुवर्ड्स कॉइल, ओनली लिखा हुआ है, ओनली टर्म दोनों में लिखा है, इसलिए दोनों टर्म गलत हो गया। इसमें कॉइल या मैग्नेट में से कोई भी हम लोग मूव करा सकते हैं। और लेंज लॉ ने डायरेक्शन बताया था इंड्यूस करंट की। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हमेशा उधर होगी जिधर हमें फ्लक्स में जो चेंज हो रहा है उस चेंज का जो अपोज करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसकी करंट होनी चाहिए, ठीक है ना। तो बेसिकली जो लेंज लॉ है वो डायरेक्शन बताता है इंड्यूस करंट की, और फैराडे लॉ ने जो था वो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू निकाली थी। तो आंसर इसका हो जाएगा सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। टू आइडेंटिकल शॉर्ट बार मैग्नेट ईच हैविंग मैग्नेटिक मोमेंट m। आइडेंटिकल बार मैग्नेट है और उनके बीच की दूरी 2d है और एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो इसका मतलब हुआ एक मैग्नेट को अगर हम लोग ऐसे रखेंगे, इसका एक्सिस ये होगा, है ना, ये एक्सिस हो गया, और दूसरा मैग्नेट को ऐसे रखना है
जिससे उसका एक्सिस, दोनों के एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर हो। तो इस मैग्नेट का एक्सिस ये होगा, दोनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इसका मैग्नेटिक मोमेंट m है, आइडेंटिकल है, इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट m है। ठीक है ना। क्वेश्चन में पूछा है कि d दूरी पे, दोनों से d दूरी पे, इनके बीच की डिस्टेंस 2d है। तो डिस्टेंस सेंटर से लिया जाता है, तो ये हमारे पास 2d ये दूरी है। तो दोनों मैग्नेट के बीच की दूरी 2d है। अब ये हमको बताना है मैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एट पॉइंट मिड वे बिटवीन देम, इनके बीच में। तो बीच में ये होगा जो कि d दूरी पे होगा। तो इस पॉइंट पे, इसको अगर हम लोग a बोले, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो लो, शॉर्ट बार मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहे हैं। पहला ध्यान से देखो, इस बार मैग्नेट के लिए ये वाला पॉइंट इसका एक्सियल पॉइंट होगा, जबकि इस वाले बार मैग्नेट के लिए ये इसका इक्वाटोरियल पॉइंट होगा। एक्सियल पॉइंट पे जो फील्ड होती है उसका फार्मूला अगर हम लोग लिखेंगे, तो एक्सियल पॉइंट की जो फील्ड होगी वो हम लोग लिखेंगे म्यू नॉट अपान 4 पाई 2m/d³। ठीक है ना। ठीक है, ये d³ आएगा एक्सियल, इसके कारण, इस वाले मैग्नेट के कारण, ये एक्सियल पॉइंट पे फील्ड का फार्मूला। ये इक्वाटोरियल पॉइंट इसके कारण होगा, इसके कारण जो फील्ड आएगा यहाँ पर इक्वाटोरियल फील्ड होगी, म्यू नॉट अपान 4 पाई m/d³ होगा। दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, है ना। अगर इसकी फील्ड की डायरेक्शन देखें, तो अगर इसको हम लोग नेगेटिव माइनस मतलब n ले लें, है ना, तो इसकी फील्ड या तो इस डायरेक्शन में हम लोग लेंगे और एक जो है ऊपर या नीचे लेंगे, यानी ये दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी। तो एक जो रिजल्टेंट फील्ड आएगी वो अंडर रूट आएगी बी एक्सियल का स्क्वायर प्लस बी इक्वाटोरियल का स्क्वायर। दोनों वैल्यू को देखो ध्यान से, तो यहाँ पर म्यू नॉट अपान 4 पाई m/d³ ये कॉमन हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर प्लस 1 का ये बचेगा हमारे पास। तो जो कॉमन है उसको बाहर कर लेते हैं, म्यू नॉट अपान 4 पाई, ये कॉमन हो जाएगा, m/d³ कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या, अंडर रूट 5। ऑप्शन चेक कर लेते हैं किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन हमारा अंडर रूट 5 का एक ही है, वो है फोर्थ। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो फील्ड होगा एक्सियल फील्ड और इक्वाटोरियल की जो फील्ड आएगी वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी, इसलिए रिजल्टेंट फील्ड परपेंडिकुलर, अगर दो वेक्टर होंगे तो रिजल्टेंट हम लोग इस तरह निकालते हैं। चलिए अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद स्पीड u अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एक्स एक्सिस में यहाँ पर इंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव जेड डायरेक्शन में है। क्वेश्चन में बताना है इलेक्ट्रॉन एग्जिट फ्रॉम द रीजन आफ्टर सम टाइम विद स्पीड v एट कोऑर्डिनेट y। आपको मालूम है इसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है स्पीड के परपेंडिकुलर है। अगर कोई फोर्स स्पीड के परपेंडिकुलर होता है तो इस वहां पर जो स्पीड होगी वो कांस्टेंट होगी। इसका मतलब स्पीड इसकी कांस्टेंट रहेगी, तो फाइनल स्पीड भी u रहेगी। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। स्पीड कांस्टेंट है सेकंड में और 4 में। अब y की वैल्यू देखो, y का मतलब हुआ कि ये ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा। अगर पॉजिटिव आया तो ऊपर जाएगा, निगेटिव आया तो नीचे जाएगा। तो जिधर फोर्स लगेगा उस डायरेक्शन में ये डेविएट होगा। तो पार्टिकल किस डायरेक्शन में डेविएट होगा, तो पहले फोर्स निकालेंगे। मैग्नेटिक फोर्स होता है बराबर q v क्रॉस b। वेक्टर से इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, तो चार्ज यहाँ पर निगेटिव है, माइनस रख देंगे, माइनस चार्ज है। और फील्ड वेलोसिटी जो है एक्स एक्सिस में है, एक्स एक्सिस को आई कैप लिखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ परपेंडिकुलर और नेगेटिव जेड में है, यानी कि माइनस के डायरेक्शन में है। मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव जेड एक्सिस में है, माइनस जेड को क्या लिखेंगे, के, माइनस के। आई माइनस के, ध्यान से देखो, आई माइनस के, आई क्रॉस के होता है माइनस जे, तो आई क्रॉस माइनस के होगा प्लस का जे, और ये माइनस हो गया, तो ये जो डायरेक्शन आएगा माइनस जे डायरेक्शन में आएगा। माइनस जे डायरेक्शन का मतलब हुआ y इज लेस देन 0। y इज लेस देन 0 होने का मतलब है निगेटिव वैल्यू, तो इसका मतलब y की वैल्यू निगेटिव आनी चाहिए।
तो y जो नेगेटिव आएगा वो फोर्थ ऑप्शन में है, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी जो पार्टिकल है वो ऐसा कुछ घूमेगा इस डायरेक्शन में, है ना, नीचे नीचे घूमेगा ऐसे। चलिए अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। टू पैरेलल वायर कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन। तो दो पैरेलल वायर सेम, अगर उसमें करंट की डायरेक्शन सेम हो गया तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इसका रीजन क्या है? तो आपको मालूम है अगर दो वायर एक दूसरे के वायर पैरेलल में रखे हो और करंट की डायरेक्शन हो तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करने का रीजन ये होता है कि इसमें जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है वो यहाँ पर डोमिनेट करता है, जिसके कारण ये दोनों वायर क्या होंगे, पास आएंगे, यानी कि अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर जो मेन रीजन होता है वो होता है इसका मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स इसमें लगता है और इन दोनों में देख लो ध्यान से, तो मैग्नेटिक फोर्स के कारण ये एक दूसरे के पास आते हैं, तो अट्रैक्शन होता है। अगर एक वायर में करंट अपोजिट कर दें तो ये रिपल्शन हो जाएगा, तो रिपल्शन में इधर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और इस पे इधर लगेगा, ठीक है। तो सेम करंट अगर है एक ही वायर, अगर दोनों वायर में करंट का डायरेक्शन सेम होगा तो अट्रैक्शन होगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो रिपल्शन होगा, और इसका रीजन है मैग्नेटिक फोर्स। क्वेश्चन में यहाँ पर एक लैंप है, बी और सी लैंप है। पूछा गया है अगर बी या सी में कोई फ्यूज हो गया तो पोटेंशियल यहाँ पर लाइट इमिटेड बाय लैंप डिक्रीजेस। तो यहाँ से जो लाइन लैंप ए है उसका जो लाइट होगा वो डिक्रीज करेगा। तो देखो लाइट डिक्रीज होने का मतलब कि या तो उसमें करंट कम हो जाएगी या तो उसका वोल्टेज कम हो जाएगा, यानी कुल मिला के पावर कम करना है। देखो ध्यान से, अगर एक बल्ब फ्यूज हो गया तो बल्ब मान लेते हैं बी फ्यूज हो गया, तो ये बल्ब को हटा दो, तो अब क्या हो गया कि रेजिस्टेंस बढ़ गया। रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो बी बराबर आई आर। देखो ध्यान से, रेजिस्टेंस बढ़ गया, पहले रेजिस्टेंस क्या था, कम था, तो करंट क्या हो जाएगा, आई बराबर होता है बी बाई आर। आई बराबर क्या होता है, बी बाई आर, वोल्टेज यहाँ पर वी है। रेजिस्टेंस फ्यूज होने से रेजिस्टेंस, पहले ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे थे, ये सीरीज में लगे थे, तो रेजिस्टेंस पहले कम आया होगा। अब ये फ्यूज हो गया तो ये और ये आपस में सीरीज में हो गया, रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ गई। रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाने से करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, यानी कि अब सर्किट में कम करंट जाएगी। तो करंट अगर कम जाएगी तो पावर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका जो इल्यूमिनेशन होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ब्राइटनेस इसका कम हो जाएगा, क्योंकि अब पहले से कम करंट जाएगी, और पहले से कम करंट जाएगी तो यहाँ पर जो ब्राइटनेस है वो कम हो जाएगी। तो इस लैंप की जो ब्राइटनेस होगी वो कम हो जाएगी, इसका मतलब ये ऑप्शन सही है, ठीक। तो ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, तो असर्शन ट्रू है। रीजन की बात करते हैं, वोल्टेज ऑन ए डिक्रीज। अच्छा, अगर करंट यहाँ पर कम हो गई तो वोल्टेज हो गया बी डैश बराबर आई डैश इंटू आर। करंट की वैल्यू कम हो गई तो वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो करंट कम होने से वोल्टेज की वैल्यू भी कम हो जाएगी, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, दोनों सही है। और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, तो आंसर होगा पहला। क्वेश्चन समझ में आ गया? ध्यान से देखो भाई, क्वेश्चन में बोला गया कि अगर इन दोनों में से कोई एक बल्ब फ्यूज हो जाए तो एक ही ब्राइटनेस में क्या फर्क पड़ेगा। तो एक ही ब्राइटनेस, देखो अभी अगर ये फ्यूज ना होता अगर फ्यूज ना होता तो इसमें करंट क्या होती, आई बराबर बी बाई, ये दोनों का मान लो सभी बल्ब अगर आइडेंटिकल होते, सभी बल्ब आइडेंटिकल है, सभी का रेजिस्टेंस आर मान लिया, तो ये आर और आर पैरेलल में हो गया तो आर बाई टू हो गया, प्लस आर 3R/2 हो गया, यानी कि जो वैल्यू आई हमारे पास 2V/3 आर आया, ठीक। एक बल्ब फ्यूज होगा तो अब चला चेक करते हैं करंट कितनी हो जाएगी, आई बराबर बी बाई, एक फ्यूज हो गया तो आर और आर सीरीज में हो गए 2R हो गया। तो अगर हम लोग यहां से देखें, अब ये जो करंट हो गया ये वाली वैल्यू कम हो गई, पहले करंट हमारी कितनी थी, लगभग 0.6V/R था, अब करंट कितनी हो गया 0.5V/R, यानी करंट जो है डिक्रीज हो गई। करंट डिक्रीज हो गई तो इसका मतलब इसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी, ठीक। तो ब्राइटनेस कम हो गई।
वोल्टेज की अगर हम लोग बात करें तो वोल्टेज यहाँ पर क्या होगा, करंट डिक्रीज होने से वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगा, तो इस पे जो वोल्टेज होगा पहले जितना था अब उससे कम आएगा, अगर वोल्टेज कम आएगा तो उसका ब्राइटनेस कम हो जाएगा। बिल्कुल बात सही है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन का करेक्ट होगा। व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी ऑफ द नेटवर्क। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन में बी को शो नहीं किया गया, तो बी जो पॉइंट है वो यहाँ पर है, तो करेक्शन है इस क्वेश्चन में, और जो बी है वो ये पॉइंट मान के हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू बताना है ए और बी के बीच में। ए पॉइंट हमारा ए है, बी, तो ए से बी की तरफ चलो, जो जो रेजिस्टेंस हमारे यूज में नहीं आएंगे या बी तक जाने में जो रेजिस्टेंस हमारे रास्ते में नहीं पड़ेगा उसको हटाते जाओ। तो ए से चलेंगे तो करंट इसमें ऐसे जाएगी, यहाँ जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, ये वाला हमारा यूज में नहीं आएगा, इसको हटा देना पड़ेगा। ये भी यूज में नहीं आएगा, इसको हटा दो, ठीक, और ये वाला यूज में नहीं आएगा तो इसको हटा दो। तो ए से बी जाने में हमको ये सारे रेजिस्टेंस को हटाने पड़ेंगे, क्योंकि ए से बी में हम लोग जब जाएंगे तो इनका कोई रोल नहीं आएगा, ये रास्ते में नहीं पड़ेगा। अब यहां से देखो, यहां से गए तो ये 3 और 1, ये 3 जो और 1 क्या हो गया, 4 हो गया, तो 4, 2 और 4 ये पैरेलल में हो जाएंगे, तीनों पैरेलल में हो जाएंगे। तो पहले इस पूरे सर्किट का निकालो, इस पूरे सर्किट का, तो 1/R बराबर हो गया 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/2, 1/4 प्लस 1/4 होके 2 हो गया, 1/2 1/2, तो ये हो गया 1, तो ये वैल्यू पूरी सर्किट का, ये पूरा वैल्यू 1 आ जाएगा, तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस 1 हो जाएगा, ठीक। अब जरा ध्यान से देखो, अब यहाँ पे आ जाओ, ये तो हट गया है, तो ये वाला और ये वाला और ये पॉइंट जो है यहाँ पे आ जाएगा, तो ये एक लूप बना देगा ऐसे। इसका मतलब है इस पूरे लूप में अब करंट नहीं जाएगी, क्योंकि करंट हमेशा उसमें क्या होना चाहिए, करंट अगर उसको पाथ चाहिए, और यहाँ पर देखो इसमें जो करंट जाएगी वो घूम के इसी में रह जाएगी, तो इसका मतलब ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो ये भी हमको यहाँ से हटा देना पड़ेगा। तो अब हमारे पास क्या बचा, एक 2 ओम का ये बचा, और ये जो बीच में बनाया है उसका वैल्यू 1 है, 2 + 1 5, 2 + 1 हो गया 3, और ये 5 इसमें जुड़ जाएगा तो टोटल 8 आ जाएगा, तो इसका नेट वैल्यू जो आएगा वो 8 आएगा, ठीक है ना, नेट जो इक्विवेलेंट वैल्यू आएगा 8 आएगा। फिर से समझो, पहले तो जब भी सर्किट में दिया जाए, ये बी पॉइंट हमारा यहाँ पर है, क्वेश्चन में करेक्शन था, तो क्वेश्चन में ए से बी तरफ जाओ, जो भी रेजिस्टेंस यूज में नहीं आएंगे उसको हटा दो। तो ए से बी जाने के जितने भी पॉसिबल रास्ते हैं उसको ध्यान से देखो, तो ए से हम लोग 3 1 5 होते हुए जा सकते हैं, ए से हम लोग ये 2 से होते हुए 3 5 तक जा सकते हैं, एक इस साइड से ऐसे जा सकते हैं, एक इधर से जा सकते हैं, तो ये इसका कोई रोल नहीं होगा, इसका कोई रोल नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है, इनको हटा दो, ठीक। अब जरा ध्यान से देखो, इस लूप को देखो, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम पोटेंशियल पॉइंट है, इसलिए इसको यहाँ पर आपस में मिला दोगे, तो अगर ये आपस में मिला दोगे तो क्या हो जाएगा, ये अगर आपस में मिलाएंगे तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो ये भी यूज में नहीं आएगा, ये इतने रेजिस्टेंस हटा देंगे। अब बचा क्या, ये पूरा सर्किट ये वाला बचा हमारे पास, जिसका नेट वैल्यू हमारा कितना आया 1, तो ये 2 + 1 + 5, तो 2 1 हो गया 3 और +5 मिलके 8 आ जाएगा, तो नेट वैल्यू 8 रेजिस्टेंस आ जाएगा, तो जो आर इक्विवेलेंट आएगा हमारा वो आएगा 2 + 1 + 5, तो ये वैल्यू 8 आ जाएगा। 32 टू कैपेसिटर ए एंड बी आर कनेक्टेड इन सीरीज विद बैटरी सोन फिगर, स्विच एस इज क्लोज, इसको हम लोग क्लोज करेंगे, वोल्टेज की वैल्यू क्या होगा, चलो इस पे वोल्टेज लिखेंगे, इसका वोल्टेज V1, इस पे वोल्टेज V2। अच्छा, जैसे ही स्विच क्लोज करोगे तो इसमें चार्ज जाएगा, चार्ज इसमें यहाँ पर Q जाएगा, और यही चार्ज इसमें Q जाएगा, और हमको वोल्टेज की वैल्यू V1 और V2 पे वोल्टेज निकालना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, V1 निकालेंगे, देखो चार्ज तो दोनों में सेम हो गया, Q बराबर होता है CV, तो वोल्टेज की वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई, यहाँ पर चार्ज की वैल्यू सेम हो गई, यानी कि वोल्टेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C आ जाएगा। चलो V1 निकालने के लिए
ये अगर हम लोग इसको C1 बोले, इसको C2 बोले, तो B1 निकालने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? C1 अपान B1 निकालेंगे तो B1 बराबर क्या लिखोगे? C2 अपान C1 प्लस C2 इंटू V। तो B1 निकालने के लिए C2 अपान C1 प्लस C2 इंटू V। C2 की वैल्यू 3, C1 प्लस C2 2 प्लस 3 5, टोटल वोल्टेज है 10। तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 वोल्ट, यानी इस पे जो वोल्टेज आएगा वो 6 वोल्ट आएगा। टोटल 10 है तो इसका मतलब इस पे 4 वोल्ट आएगा, तो 6 और 4 वोल्ट आएगा। दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हो। हम पहले क्या निकाल लें? क्यू की वैल्यू, तो क्यू बराबर हो गया C इक्विवेलेंट इंटू वी। इक्विवेलेंट C क्या आएगा? 2 और 3 सीरीज में है, और 2 और 3 का सीरीज वैल्यू हो जाएगा 6/5, है ना। 1/C1 प्लस 1/C2 से निकालेंगे, और वोल्टेज का वैल्यू 10, तो ये वैल्यू आ गया 12। तो चार्ज की वैल्यू आ गई 12 माइक्रो कूलम। इस पे वोल्टेज निकालना है, तो B1 बराबर हो जाएगा Q/C1, चार्ज की वैल्यू 12, C1 की वैल्यू 2, तो ये वैल्यू आ जाएगा 6 वोल्ट। तो 6 वोल्ट चाहे इस तरह निकाल लो, चाहे इस तरह निकाल लो। तो A पे वोल्टेज 6 आएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A इज 6 एंड B इज 4, तो ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। अगला देखते हैं। कंसीडर द चार्ज कॉन्फ़िगरेशन स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। बताना है हमें क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमको बताना है किसके कारण यहाँ पर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का देखो ध्यान से, तो जितने भी चार्ज, चाहे इनवर्ड हो चाहे बाहर हो, मतलब कि चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर हो चाहे गॉसियन से बाहर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड सभी चार्ज के कारण होता है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो ऑल द चार्जेस होगा। लेकिन अगर फ्लक्स पूछा जाता तो फ्लक्स जो निकाला जाता है केवल इनसाइड चार्ज के कारण होता है, क्यों? इनसाइड अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। तो अगर फ्लक्स की बात की जाती तो हमें Q1 और ये माइनस Q1 दोनों चार्ज के कारण फील्ड, यहाँ पर दोनों चार्ज को निकालते, ठीक। लेकिन फील्ड निकालेंगे तो ये भी चार्ज लेंगे, ये भी चार्ज लेंगे, और इस गॉसियन सरफेस के बाहर चार्ज है उसका भी हम लोग लेकर फील्ड निकालते हैं, तो ऑल चार्ज के कारण फील्ड आएगा। 34 यहाँ पर बना हुआ है, आपको मालूम है ये एंड गेट है ना। ये वाला गेट हमारा नॉर है, ये गेट हमारा नॉट है, और ये गेट हमारा नॉर है। क्वेश्चन में सभी को पहले इनपुट 1 1 दिया गया है और आउटपुट हमारा 0 आया है। अब इन्होंने बोला व्हेन P और R को बदल दो, P को 0 कर दो, P को 0 कर दो, R को 0 कर दो, और Z की वैल्यू P और R को 0 कर देंगे, और Q और S वैसे रहने दो। आउटपुट बताना है क्या हो जाएगा। चलो जरा ध्यान से देखो। अब ये 0 है और Q का वैल्यू 1 है, ये 0 है, ये वाला वैल्यू 1 है, तो 0 1 का एंड गेट 0 देगा, यानी यहां पर जो वैल्यू आएगी वो 0 आ जाएगी। अब यहां पर चलो देखें, 0 1 का अगर नॉर गेट देखें तो 0 1 का आर गेट का उल्टा करो। 0 1 का आर गेट 1 देता तो नॉर गेट 0 देगा, तो 0 गेट का नॉर गेट 0 देगा, 0 1 का नॉर गेट 0 देगा। ये नॉर जो है ये नॉट लगा, इसका उल्टा हो जाएगा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यानी x पे वैल्यू 1 आ जाएगी, y पे वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक। अब चलो इस पे देखें, यहाँ 1 है 1 है, 1 1 का आर गेट 1 देता तो नॉर गेट 0 देगा, तो ये वैल्यू 0 ही रहेगी। तो आंसर होगा 1 1 0। तो नहीं हमें, अच्छा x पे तो वैल्यू 0 आई है, x पे वैल्यू कितनी आई है? x पे वैल्यू 0 आई है, तो x पे बताना, y पे बताना है, z पे। तो 0 1 0, 0 1 0 आंसर आएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले x पे बताना है, फिर y पे, फिर z पे। तो x पे 0, y पे 1 और z पे 0 आ जाएगा। अगला करते हैं। C carbon and silicon both have same lattice structure having 4 bonding electron each. C is an insulator where Si is a intrinsic semiconductor. तो आपको मालूम है कार्बन फैमिली का मेंबर सिलिकॉन है, और जब हम लोग कार्बन को लिखते हैं तो इसका अगर केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एटॉमिक नंबर 6 होता है, और 1s2 2s2 2p इसमें हम लोग लिखते हैं, और ये वैल्यू हो जाएगा
ठीक है ना। यानी ये सेकेंड ऑर्बिट में आएगा, जबकि सिलिकॉन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 14 होता है। तो 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p2, ठीक है ना। तो यानी ये थर्ड ऑर्बिट का मेंबर होगा। तो यहाँ पर देखेंगे द 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन द केस ऑफ कार्बन लाई इन द सेकेंड ऑर्बिट, सही है, वेयर एज द सिलिकॉन लाई इन द थर्ड ऑर्बिट, तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोनों में देख लो भाई, तो आंसर जो सही होगा वो थर्ड होगा। जो बैलेंसिंग है, जो बॉन्ड बनाने वाला इलेक्ट्रॉन है कार्बन में, वो सेकेंड ऑर्बिट में है और सिलिकॉन में वो हमारा थर्ड ऑर्बिट में है। ठीक है भाई, क्लियर है। चलो अगला करते हैं 36 क्वेश्चन में। यहाँ पर डायोड है और बोला है करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टेंस R1। R1 ये है, इसमें करंट, अच्छा ये करंट, इसमें करंट कितनी जाएगी। तो आप अगर देखो तो ये वाला हमारा रिवर्स बायसिंग में है और ये हमारा फॉरवर्ड बायसिंग में है। रिवर्स बायसिंग में करंट नहीं जाएगी, तो करंट यहाँ से पास होके इसमें जाएगी, फिर इसमें जाएगी, फिर इधर से ऐसे निकल आएगी। करंट जो R1 में जाएगा वही R2 में, R3 में जाएगा। करंट बराबर होता है B बाई आर नेट। V की वैल्यू 10 है, R यहाँ पर 2 है और ये 2 है, दोनों सीरीज में हो गए 4, तो 10/4 का मतलब हुआ 2.5 एम्पियर इसका करंट होगा R1 में। वही करंट किस में जाएगा, R3 में, तो इसमें भी करंट की वैल्यू 2.5 आएगी। तो दोनों में करंट सेम होगा, दोनों सीरीज में लगे हुए। क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन में बताना है एनर्जी लेवल दे रखा है क्वेश्चन में, इमिशन कहां पर होगा। इमिशन ऑफ फोटोन विद द मोस्ट एनर्जी, मोस्ट एनर्जी सबसे ज्यादा कहां पर, किस इमिशन में होगा। तो पहले तो देखो, इमिशन हमेशा जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ आता है तभी इमिशन होता है। तो पहले अगर फिगर को देखो तो ये तो ग्राउंड से ऊपर ऑर्बिट में जा रहा है, मतलब ये तो एब्जॉर्प्शन है, तो पहला गलत हो गया, एब्जॉर्प्शन होगा, इमिशन नहीं करेगा। इमिशन कौन करेगा, ये वाला इमिशन करेगा, ये इमिशन करेगा और हमारा यहाँ से यहाँ तक इमिशन होगा। इमिशन कितना होता है, जो एनर्जी यहाँ पर होती है उसका जो डिफरेंस होता है उतनी एनर्जी इमिट करेगा। तो फर्स्ट ऑर्बिट की -13.6, सेकेंड का -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। ये हमारा एनर्जी लेवल पे एनर्जी की वैल्यू हो गई। अब इसका पहला यानी कि यहाँ से यहाँ का एनर्जी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो ये डिफरेंस कितना होता है 3.4, ये 13.6, इसमें से इसको घटाओगे तो ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ से एनर्जी इमिट होगी। तो 10.2 इलेक्ट्रॉन इमिट होता है फ्रॉम 2 to 1। चलो अगर हम लोग यहाँ से 4 से 2 के लिए देखें तो 4 पे 0.85 में से और इसको अगर घटाएं तो ये वैल्यू कम आएगी, है ना, 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 2 के आसपास या 1.9 के आसपास। और ये वैल्यू अगर 4 और 3 के बीच में देखो तो ये वैल्यू और भी कम आएगी। तो यानी सबसे ज्यादा जो एनर्जी रिलीज होगी वो थर्ड वाला फिगर है, यानी कि 2 से 1 के लिए। तो फिगर में ये हमारा थर्ड होगा और ये 2 से 1 वाला होगा, ठीक है ना। जिसका एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा, एनर्जी डिफरेंस जिसमें ज्यादा होगा वो एनर्जी ज्यादा इमिट करेगा, इमिशन उसमें ज्यादा होगा। चलो अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। हाइड्रोजन एटम दे रखा है, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस, वेलोसिटी दिया है। तो अच्छा अगर न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाएगा तो सर्कुलर ऑर्बिट बनेगा, सर्किल बनेगा। सर्किल में जो एक्सेशन होता है उसको सेंटीमीटर एक्सेशन को बोलते हैं, V²/R होता है। V की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है, इसका स्क्वायर करेंगे 2.18 इंटू 10⁶ का स्क्वायर बाई R करेंगे। R की वैल्यू क्वेश्चन में, रेडियस है 0.528, एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10। तो 6 का स्क्वायर करेंगे 12, -10 ऊपर जाएगा 22, प्लस का 22 ऑप्शन किस में है वो चेक कर लो, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। ए न्यूक्लियस, ये क्वेश्चन अच्छा भाई, एक न्यूक्लियस है ए और फाइनाइट डी ब्रोगली, इसका वेवलेंथ है लैम्डा ए।
चलो इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v नॉट। अंडरगो स्पॉन्टेनियस फिशन इनटू टू न्यूक्लियाई बी एंड सी, इसमें ये स्पॉन्टेनियस फिशन हो गया, तो एक न्यूक्लियस बना बी, ये न्यूक्लियस बना बी और एक दूसरा न्यूक्लियस हुआ सी। बी फ्लाइज इन द सेम डायरेक्शन दैट ऑफ ए, बी का डायरेक्शन ए की डायरेक्शन में है, चलो इसकी वेलोसिटी बी मान लिया, और मास सेम है, दोनों बी और सी का मास सेम है, तो इसका अगर हम लोग मास 2m ले लें तो इसका मास क्या हो गया, m और m, ठीक है, मास इसका दोनों के मास टूटने पे सेम है, तो m और m जोड़ के 2m हो जाएगा। तो m से भी लगा सकते हैं, अगर इसका मास m लेते तो इसको m/2 लेते, इसको भी m/2 लेते, दोनों b और c का मास सेम हो गया। वाइल c फ्लाइज इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो c इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। वेलोसिटी इक्वल टू हाफ ऑफ द b, इसकी अगर वेलोसिटी b है तो इसकी वेलोसिटी हाफ ऑफ द वेलोसिटी हो गया, यानी b/2 हो गया। क्वेश्चन में डी ब्रॉगली वेवलेंथ, इसका अगर हम लोग लैम्डा बी लें और इसका लैम्डा सी लें, तो बी और सी के वेवलेंथ में रिलेशन लिखना है। कोलिजन का क्वेश्चन है, एक्सप्लोजन में जब भी देखते हैं तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगता है, ठीक। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाने जा रहे हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मतलब मास इंटू वेलोसिटी लिखेंगे इसका, तो 2m इंटू वेलोसिटी v नॉट बराबर, इसका मास है m, वेलोसिटी v, इसका अपोजिट डायरेक्शन में तो इसको माइनस में लेंगे, मास हो गया m, वेलोसिटी हो गया v/2, तो ये वैल्यू हमारे कितनी आ गई, m से सारे m कैंसिल हो गया, तो 2v नॉट बराबर आ गया v/2, यानी कि हमारे पास v नॉट की या v की वैल्यू जो आएगी, b बराबर क्या आ जाएगा, 4v नॉट। वेलोसिटी हमने निकाल दी, ठीक है ना, v नॉट की वैल्यू 4v नॉट है। अब वेवलेंथ निकालते हैं, चलो इसका अगर हम लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ लिखें लैम्डा, तो p बराबर h अपान लैम्डा होता है, तो लैम्डा a बराबर अगर हम लोग लिखें तो क्या हो जाएगा, h अपान p, p मतलब mb, तो 2m इंटू v नॉट, और v नॉट की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, v नॉट की जगह पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, b नॉट बराबर हो जाएगा b/4, तो b नॉट की वैल्यू b/4 हो गया, b/4, ठीक है ना, तो ये वैल्यू इससे कट कर देंगे। चलो b नॉट के टर्म में अगर, हाँ चलो b नॉट के टर्म में लिख लेते हैं जिससे कि कंफ्यूजन नहीं होगा, लैम्डा h अपान p की जगह m इंटू वी नॉट, मास हो गया 2m, वेलोसिटी इसको v नॉट लिया, ठीक। चलो इसका वेवलेंथ लैम्डा b, तो लैम्डा b का वैल्यू h अपान mb, m की वैल्यू कितना है m, और वेलोसिटी कितना है इसका v, इसकी वेलोसिटी v है, v बराबर कितना है 4v नॉट, तो इसको 4v नॉट कर देंगे, ठीक। चलो तीसरा बचा लैम्डा c, h अपान mb, m की वैल्यू m लिखेंगे और v की वैल्यू यहाँ पर b/2 हो जाएगा, और b/2 करेंगे तो 4v नॉट बाई 2 करेंगे, यानी 2v नॉट हो जाएगा, ठीक। अब चलो इन दोनों में कंपेयर करें तो ये वैल्यू लैम्डा a हो जाएगा, लैम्डा c का वैल्यू लैम्डा a के बराबर होगा, ध्यान से देखो यहाँ पर h अपान 2mb नॉट है, h अपान 2mb नॉट है, तो लैम्डा a और लैम्डा c बराबर है, यानी लैम्डा c की वैल्यू c वाले की जो वेवलेंथ आएगी वो लैम्डा a के बराबर है, a वाले के वेवलेंथ के बराबर है, तो किस ऑप्शन में है, इसमें, ठीक है ना, चौथे में। b का जो वेवलेंथ है ये यहाँ पर h अपान 4mb है, ये h अपान 2mb है, यानी कि इसका आधा है, तो a का ये आधा है b, तो ऑप्शन हमारा फोर्थ सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 में। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 14 बोला गया, वन मूविंग इलेक्ट्रॉन व्हेन कम क्लोजर टू अदर स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन देन इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो क्वेश्चन में बोला गया एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन
दूसरे इलेक्ट्रॉन की तरफ आ रहा है, ये स्टेशनरी है, रेस्ट में है, इसकी तरफ ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है। बताना है काइनेटिक एनर्जी क्या होगी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। चलो देखो, काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, एक दूसरे को रिपेल करेगा। रिपेल करने का मतलब इसमें फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होगी, वेलोसिटी कम होगी, है ना। तो इसकी मतलब है कि इसमें जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। रिपल्सिव फोर्स के कारण इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होने लगेगी। वेलोसिटी कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी। तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी, तो पहला ऑप्शन इंक्रीज है, गलत हो गया। इंक्रीज है, गलत हो गया, डिक्रीज करेगी। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी होती है, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर। तो डिस्टेंस क्या हो रहा है यहाँ पर, देखो भाई डिस्टेंस जो है कम हो रही है, डिस्टेंस की वैल्यू कम हो रही, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। डिस्टेंस कम हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी। तो डिक्रीज और इंक्रीज आंसर हो जाएगा थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर थर्ड होगा। चलिए अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। देयर आर n1 फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी λ1 इन बीम ऑफ लाइट, इन इक्वली एनर्जेटिक बीम देयर आर n2 फोटोन। देखो यहाँ पर दोनों बीम जो है एनर्जी उनकी सेम है, तो दोनों बीम की एनर्जी यानी E1 बराबर E2 है। एक फोटोन की एनर्जी हो जाएगी, एनर्जी होगी h(nu1), इस फोटोन की एनर्जी n2 h(nu2), h से h कट गया। क्वेश्चन में बताना है देन द करेक्ट रिलेशन। तो यहाँ पर n1/n2 का रेशियो पूछा गया है, n1/n2, n2 इधर आ जाएगा तो nu2/nu1 हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी के टर्म में nu2/nu1 आंसर हो जाएगा थर्ड। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन। ये देख लो फ्रीक्वेंसी दिया है, लैम्डा के टर्म में नहीं दिया है, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ध्यान रखो, क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी बोला जा रहा है। क्वेश्चन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आपको किसके लिए लिखना है, स्फीयर के लिए। तो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होता है I बराबर 2/5mr²। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, m को कांस्टेंट है यानी 2/5m कांस्टेंट हो गया, तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r² हो गया। क्वेश्चन में हमको ग्राफ बनाना है I और r के बीच में, तो यहाँ पर पैराबोलिक ग्राफ बनेगा, और जिसका पावर 1 होता है उसकी तरफ पैराबोलिक होगा वो ओपन होगा। तो जिसका पावर 1 होगा, 1 पावर किसका है, I का, तो पैराबोलिक बनेगा 1 की तरफ खुलेगा, तो 1 यानी कि I की तरफ खुलेगा, तो ग्राफ जो होगा ये सही हो जाएगा। पैराबोलिक बनेगा, ये जो पैराबोलिक बन रहा है ये किसकी तरफ खुलेगा, ऐसे ऐसे खुलेगा, ऊपर की तरफ खुल रहा है ना, I की तरफ खुलेगा। तो इसका मतलब आंसर कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, फोर्थ ऑप्शन सही होगा। 43 मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव ए मास ऑफ 1 किलोग्राम एट रेस्ट। 1 किलोग्राम मास का एक बॉडी है, ये रेस्ट में है, इसको चलाने के लिए कितने मिनिमम फोर्स की जरूरत होगी। तो मिनिमम फोर्स फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगा, यानी F अगर हम लोग फ्रिक्शन के बराबर रखेंगे तो बॉडी जस्ट चलने की कंडीशन में होगा लेकिन चलेगा नहीं। तो देख लेते हैं मिनिमम यहाँ पर जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर कितना लग रहा है। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स μ×n होगा, म्यू की वैल्यू क्वेश्चन में 0.1 है, m की वैल्यू 1 है, g की वैल्यू 9.8 है। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स इस पे आएगा 9.8 न्यूटन। ये मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई, ठीक। अब देखो ध्यान से, हमें जो फोर्स चाहिए किसी बॉडी को फॉर मूविंग या स्लाइडिंग, F इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन फोर्स। फोर्स की वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा होना चाहिए, और स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, 0.98। तो 0.98 से ज़्यादा फोर्स हमें चाहिए। ऑप्शन में ये तीनों फोर्स, मैक्सिमम हमें बताना है मिनिमम फोर्स, है ना, कम से कम कितना फोर्स होगा, तो मिनिमम हम
कौन सा लगा सकते हैं, इससे ज्यादा। तो यहाँ पर मिनिमम कौन सा इससे ज्यादा में, तो ये वाला आंसर हो जाएगा पहला। ये इससे भी बॉडी चलेगी, इससे भी बॉडी चलेगी और इससे भी बॉडी चलेगी, लेकिन मिनिमम कम से कम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर सबसे कम वाला फोर्स कौन सा है, 0.998। 0.98 पे मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन है। इससे ज्यादा, थोड़ा इससे ज्यादा जो वैल्यू होगा वो लगाना पड़ेगा। 3 वैल्यू इससे ज्यादा है, लेकिन क्वेश्चन में मिनिमम फोर्स पूछा है तो हम लोग पहला ऑप्शन लेंगे। 44, ग्रेविटेशनल फोर्स टू ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड्स। ग्रेविटेशनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच में किस पे डिपेंड नहीं करेगा, तो ये फार्मूला होता है G m1 m2 बाई उनके बीच की दूरी r²। पहला ऑप्शन सम ऑफ द मास, मास का सम नहीं है, मल्टीप्लीकेशन है, तो इसी ऑप्शन पे टिक लगा दो क्योंकि यही गलत है। प्रोडक्ट ऑफ मास बिल्कुल सही है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन पे डिपेंड करेगा, सही है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये सही है। डिस्टेंस बिटवीन द मासेस ये सही है। कौन सा गलत है, पहला ऑप्शन गलत है। तो ये आंसर पूछा गया कौन सा होगा, तो यही आंसर हो जाएगा। सम ऑफ नहीं, प्रोडक्ट ऑफ मास। ए ब्लॉक ऑफ मास एम इज प्लेस्ड ऑन स्मूथ वेज। देखो एक ब्लॉक है जो कि स्मूथ वेज पे रखा हुआ है, इंक्लाइनेशन एंगल थीटा है। ये ब्लॉक का मास यहाँ पर m है और इसको यहाँ पर एक्सेशन देंगे जिससे कि ये बोला गया है डज नॉट स्लिप। एक्सेशन हॉरिजॉन्टली सो दैट ब्लॉक डज नॉट स्लिप। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेज ऑन द ब्लॉक। तो वेज कितना फोर्स लगाएगा, वेज मतलब जिस पे रखा हुआ है, तो इस पे वेज कितना फोर्स लगाएगा, तो ये वेज जो है इसके नॉर्मल रिएक्शन n के बराबर फोर्स लगाएगा। और अगर इसको कंपोनेंट करें तो ये mg cos थीटा आता है, ठीक ना। इधर स्यूडो फोर्स लगेगा ma के बराबर, और ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, तो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा ma cos थीटा, इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा ma sin थीटा। तो n का वैल्यू हमें बताना है। n जो है वो वेज जो है जितना फोर्स लगाया जा रहा है वो n के फॉर्म में लिखेंगे। तो n का वैल्यू किसके बराबर होगा, n का वैल्यू हो जाएगा ma sin थीटा प्लस mg cos थीटा। और हमको मालूम है कि जो एक्सेशन होगा वो किसके बराबर होगा, देखो ma cos थीटा इधर लगेगा तो mg sin थीटा इधर लगेगा। तो ma cos थीटा बराबर या mg sin थीटा बराबर हो जाएगा ma cos थीटा, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, a बराबर हो जाएगा g tan थीटा। तो a की जगह पर g tan थीटा रख दो, यहाँ पर m ऐसे रहने दो, a की जगह हो जाएगा g tan थीटा मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये साइन थीटा एक और है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस mg cos थीटा। हम लोगों ने a की वैल्यू यहाँ पर g tan थीटा रखा और tan थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा रखेंगे। साइन और साइन मिलकर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। चलो यहाँ से सॉल्व करते हैं, mg कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम लेंगे इधर तो ये हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, डिवाइड करेंगे यहाँ पर कॉस थीटा से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो जो आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारा mg अपॉन कॉस थीटा। ऑप्शन यहाँ पर है चौथा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। इन द आइडियल डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्हेन ग्लास प्लेट of the thickness T is introduced in the path of one of the interfering beam, the intensity at the position where the central maximum occurred previously remain unchanged. Minimum thickness of the glass, तो मिनिमम थिकनेस हमको बताना है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये हमारी एक लाइट वेव और ये यहाँ पर मैक्सिमा बन रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब जो पाथ डिफरेंस आएगा वो हमारा किसके बराबर होगा, एल लैम्डा के बराबर होगा। पाथ डिफरेंस कितना होगा जरा ध्यान से देखो, एक्स्ट्रा पाथ जब इसके ग्लास प्लेट यहाँ पे लगा देंगे तो इसमें ग्लास प्लेट जिसका थिकनेस टी होगा, म्यू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, तो एक्स्ट्रा पाथ जो होता है वो हमारा म्यू -1 इंटू टी के बराबर होता है। और एन का वैल्यू अगर 1 ले लें तो ये लैम्डा के बराबर हो गया।
म्यू का वैल्यू क्वेश्चन में 1.5 है, -1 कर देंगे। थिकनेस पूछा है, लैम्डा ऐसे रहने दो। ये हो गया 0.5 t बराबर लैम्डा। तो t की वैल्यू निकालना है, t बराबर हो जाएगा 2 लैम्डा। लैम्डा अपान 0.5 10/5, तो 2 लैम्डा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 47। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ द विड्थ ऑफ फोर्थ ब्राइट फ्रिंज। देखो फ्रिंज विड्थ जो होता है वो कांस्टेंट होगा, चाहे वो फोर्थ का पूछे, 5 का पूछे, 6 का पूछे। जो फ्रिंज विड्थ होता है वो कांस्टेंट होगा। तो चाहे फोर्थ ब्राइट फ्रिंज का विड्थ पूछे, चाहे फिफ्थ का, चाहे 6 का, सबका विड्थ वही होगा। तो 2 × 10⁻² ही रहेगा। फ्रिंज विड्थ सेम होगा ना। फ्रिंज विड्थ का जो फार्मूला होता है वो d लैम्डा अपान स्मॉल d होता है। और ये दो ब्राइट के बीच का दूरी या दो डार्क के बीच का दूरी होता है। चलिए अगला करते हैं। टू सोर्स ऑफ वेव आर कॉल कोहेरेंट। कोहेरेंट उनको बोलते हैं जो जो जिनका वेवलेंथ सेम होता है और फेज डिफरेंस उनका कांस्टेंट होता है। तो याद भी रखना है, थ्योरेटिकल बात है तो इसको याद रखना है। वो वेव जिनका वेवलेंथ सेम हो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस होता है उनको हम लोग कोहेरेंट वेव बोलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है भाई। एक ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब है। तो ये ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब है, इस पे एक लाइट आ रही है। ये नॉर्मल हो गया। इस पे जो लाइट आ रही है वो इस पे यहाँ पर लाइट आई और इसका इंसिडेंट एंगल 45 है। ये एंगल 45 है। यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होगा, तो इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो गया। कितने एंगल से रिफ्लेक्ट होगा? इंसिडेंट एंगल 40 रिफ्लेक्टेड एंगल बराबर होता है। ये जो रे इसमें अंदर जाएगी उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। तो ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई, इसको हम लोगों ने आर बोला। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है। स्नेल्स लॉ लगाते हैं इस सरफेस पे। स्नेल्स लॉ लगाएंगे इस सरफेस पे, तो साइन 45 बराबर हो गया म्यू साइन आर। साइन 45 का वैल्यू 1/√2, म्यू का वैल्यू है √2 साइन आर। √2 नीचे आ जाएगा, 1/√2 इंटू √2 होके ये हो जाएगा 1/2। तो साइन आर बराबर हो गया 1/2। तो आर बराबर हो गया 30 डिग्री। तो ये एंगल हमारा 30 डिग्री, ये एंगल 45 और ये एंगल हमको पूछा गया है। किसके बीच का एंगल? एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड, ये एंगल पूछा गया है। इसको हम लोगों ने थीटा मान लिया, इसको निकालना है। पूरा एंगल 180 होता है, यहां से यहां तक पूरा एंगल 180 होता है। तो 45 प्लस थीटा प्लस आर यानी 30 बराबर 180। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 45 प्लस 30 75 हो गया। तो 180 माइनस 75 आंसर होगा 105। 105 इसका राइट आंसर थर्ड होगा। चलिए अगला करते हैं 50। कॉन्केव मिरर गिव्स एन इमेज 3 टाइम्स लार्ज। यानी ये मैग्निफिकेशन दे रखा है 3 टाइम लार्ज एज द ऑब्जेक्ट प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 20, ये यू दे रखा है फ्रॉम इट फॉर द इमेज टू बी रियल। रियल जो इमेज होती है वो वर्चुअल होती, रियल इमेज जो होती है इन्वर्टेड होती है। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी, वर्चुअल इमेज इरेक्ट होगी। ठीक ना? इसका मतलब इसका मैग्निफिकेशन क्वेश्चन में -3 है। मैग्निफिकेशन का जो फार्मूला मिरर में हम लोग लगाते हैं वो होता है हमारा f/f-u। ठीक है ना? मैग्निफिकेशन की जगह -3 कर देंगे। फोकल लेंथ निकालना है, f की वैल्यू निकालनी है, u की वैल्यू -20 करेंगे। ऑब्जेक्ट जो है माइनस में रखेंगे इसको, तो वैल्यू आ जाएगा f/f+20। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, -3f -60 बराबर f। ये 4f हो जाएगा। 4f बराबर -60, तो f बराबर हमारा आ जाएगा, f बराबर हो गया -15। माइनस साइन आ रहा है क्योंकि ये कॉन्केव मिरर है, तो कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ निगेटिव होती है। -15 यानी 15 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ होगी। ठीक है भाई, तो ये था हम लोग का पेपर फिजिक्स का। उम्मीद है डिस्कशन आपको समझ में आया होगा।
किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप लोग जरूर कांटेक्ट करिएगा, कमेंट करिएगा और अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच। अगले टेस्ट में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।